हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम साइंस का ऑब्जेक्टिव जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है, आपका साइंस का ऑब्जेक्टिव आपको 40 नंबर का पूछा जाता है। तो हम 40 ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं, हमारे चैनल पे पहली बार हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम तक हम आपको पूरी अच्छी तरह से तैयारी करवा सकते हैं। तो और बात बताना चाह रहे हैं बच्चों कि जो भी बच्चे अगर कमेंट नहीं करते, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो ये कैसा लग रहा है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया दें कि ये वीडियो आप लोगों के हेल्पफुल हो रहा है या नहीं, या तो कोई भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आपको हम बताने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आपको जो भी डाउट है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या तो आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि लाइव आने के लिए, तो हम लाइव एक दिन संडे के दिन हम आ सकते हैं। तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो देखिए, ये जो साइंस का हम लाए हैं ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज़्यादा चांसेज है कि यही क्वेश्चन आएगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। थोड़ा सा अगर वीडियो देख के अगर कहीं भाग जाते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला, ताकि आपको साइंस में 40 सब्जेक्टिव 40 नंबर का आपको कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप वीडियो को पूरा वॉच करिए, मतलब पूरा वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव से बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम तो कैसे पास कर देंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं। और एक बात बता रहे हैं बच्चों कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो 4 ऑप्शन नहीं देकर हम एक ऑप्शन डायरेक्टली आंसर बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए क्योंकि अगर आपको एग्जाम में इस मान लीजिए कि पवन चक्की का उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम कितना होता है, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो आप बेधड़ाका देखे हुए आप सीधा आंसर, आपको याद है, आंसर आपको पता है, तो बेहिचक मार सकते हैं। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं, नो डाउट, आपको डायरेक्ट आंसर बता दीजिए। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन को सबसे प्रथम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि पवन चक्की से उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। क्या कह रहा है कि पवन चक्की के उपयोग, है ना, क्या कह रहा है, पवन चक्की के उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। तो 15 किलोमीटर घंटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर घंटा होना चाहिए। ये बात आप लोग को दिमाग में अट जाना चाहिए कि 15 किलोमीटर घंटा, ये किलोमीटर में फिर घंटा भी है तो घंटा भी समझिएगा। चलिए, अब करा दूसरा क्वेश्चन है कि धातुओं में धारावाहक, क्या करा, धातुओं में धारावाहक होता है तो क्या होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। कह रहा है धातुओं में धारावाहक होता है तो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बात समझ रहे हैं। चलिए, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, हम बहुत स्लो आप लोग को बताते हैं, इसलिए कि ताकि आपको क्वेश्चन एकदम याद हो जाएगा। आप वीडियो के एक बार में अगर याद नहीं होता है तो 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको वीडियो 100% है कि आपको याद हो जाएगा। आप जहाँ भी एग्जाम में जाइएगा ना, तो आपको ज़रूर दिमाग में जैसे क्वेश्चन पड़ेगा ना, तो एकदम मेरा बात याद आ जाएगा दिमाग में। क्या हो सर, तो ये ऑप्शन बताए हैं, चलिए ठीक, ये होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है था कि हम रट के आपको बता देंगे, आप समझिएगा, संभव ही नहीं है। तो आप एकदम जो हम बता रहे हैं, आप आराम से, अगर मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल से आराम से, अगर हेडफोन लगाए हुए तो और अच्छी बात है कि किसी को बात को नहीं सुनना है, सीधा क्वेश्चन पे ही फोकस है। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि कौन रंग है जिसको खतरे के सिंगल में उपयोग किया जाता है। कह रहा है कौन सा रंग है जिसको खतरे के लिए सिंगल में उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि रेलवे हो या तो कोई गाड़ी हो, तो लाल का, किसका, लाल का जब सिंगल बजता है, जलता है, तो हमें ये खतरे का निशान है। हरे घंटी का सिंगल बजता है, दिखाई देता है तो चलने के लिए, पीले वाला अगर बजता है
तो रुक जाने के लिए। तो चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। कहने का मतलब ये है, इसका तात्पर्य क्वेश्चन का, कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा अधिक होता है। तो किसको होता है, लाल को होता है। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर हम बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन इतना लिखा हुआ है, तो लाल रंग का जो लाल से जो लिखा हुआ है आपको ज़्यादा टहकार वहाँ नज़र दे रहा होगा। ब्लैक से है लेकिन फिर भी उतना आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा जितना कि लाल से आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका तरंग दैर्ध्य कैसा है, बहुत ज़्यादा हाई है। अब बात कर लेते हैं हरा, तो हरा भी उतना लाइट नहीं दे रहा होगा जितना कि लाल आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिंडल है ना, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को करता है। कह रहा है टिंडल प्रभाव, क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को करता है। तो प्रकाश का वर्णीकरण को, है ना, क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्णीकरण। तो ये भी आपको टिंडल प्रभाव भी आपको पूछा जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन के 3 बंधन होता है, कौन होता है भाई। अगर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन के 3 बंधन होता है, तो 3 बंधन कौन, तो C3H4, कौन, C3H4, आराम से आप बोलिए C3H4, क्या, C3H4, ये आपको याद हो जाएगा अगर एक बार दो बार, अगर जिस तरह से हम आप लोग को बोल को समझा रहे हैं उसी तरह से आप भी मेरे साथ बोलिए और यहाँ पे बोलिए, रिपीट करिए, तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए अब कर रहा है हाइड्रोकार्बन कौन है। तो हाइड्रोकार्बन कौन है, आपको ऑप्शन 4 रहेगा, लेकिन एक ऑप्शन जरूर रहेगा C6H12O6। क्या हाइड्रोकार्बन कौन है, बोलिएगा, हाइड्रोकार्बन कौन है, क्या बोले, हाइड्रोकार्बन कौन है। तो बात करें C6H12O6, C6H12O6, क्या है, C6H12O6, आपको याद हो जाएगा। इस तरह से अगर आप बोल के पढ़िएगा तो आपको 100% है कि आपको याद हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में से निम्न में कौन असंतृष्ट हाइड्रोकार्बन है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, एक ऑप्शन में जरूर लिखा हुआ रहेगा, देखिएगा कहीं कोना में लिखा हुआ रहेगा CH4, क्या, CH4, क्या लिखा हुआ रहेगा, CH4। अगर ए में नहीं देखे, अगर मान लीजिए ए में दिखाई नहीं दिया, बी में देखे नहीं, सी में देखे नहीं, अरे डी में तो है, क्या है, CH4, तो आप ऑप्शन में मार दीजिएगा क्या, CH4। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमको आ जा रहा है कि किस चालक का, क्या कर रहा है कि किस चालक का प्रतिरोधक निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है, तो आपको एक ऑप्शन ए में नहीं मिलेगा, बी में नहीं मिलेगा, सी में मिल जाएगा जरूर, अगर देखिएगा तो क्या रहेगा, चालक की लंबाई पर। कहाँ पे, चालक की लंबाई पर। अगर ए में नहीं मिला, बी में नहीं मिला, अगर डी में नहीं मिला तो कंफर्म है कि सी में जरूर मिलेगा। तो आप लोग इसी तरह से पढ़िए। कह रहा है चालक का प्रतिरोधक निर्भर करता है किस पे, तो चालक की लंबाई पर। किस पे निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि एमीटर का नाम सुने होंगे। एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है कैसे, श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अगर मान ले जाए कि कहीं यहाँ से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं तो हम कैसे जोड़ते हैं तार को, श्रेणी क्रम में, यहाँ जोड़ते हैं ना, तब जाता है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, घरेलू वायरिंग। अगर आपको घर में वायरिंग हुआ होगा तो ये क्वेश्चन समझिएगा कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, एगो विद्युत मान्य उदयसीन, एगो ये कैसा होता है, भूस्पर्कीय। तो इन तारों के
रंग होते हैं कैसा। अगर आपको वायरिंग होते अगर घर में देखे होंगे तो आपको 3 कलर जाएगा, एक ठंडा, एक गर्म, एक और गर्म रहता है। ठीक है, तो तीनों कलर कैसा कैसा होता है, एक लाल होता है, एक काला होता है, एक हरा होता है। ज़्यादातर यही रहता, लाल काला हरा। क्या रहता है आपको, अगर मान लीजिए सीधा, आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर देखिएगा घरेलू वायरिंग में 3 तार कौन होता है, तो सबसे पहले 3 तार की बात करें तो लाल काला हरा, लाल काला हरा, लाल काला हरा, बस। अब अगर इस तरह से अगर आप लोग पढ़िएगा तो आपको हम इतना गारंटी देते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव कभी छूटने वाला नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, कैसी होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। कैसे होता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। अगर आपको ए में नहीं मिले तो बी में मिलेगा, अगर बी में ये ऑप्शन नहीं हो तो सी में मिलेगा, अगर सी में भी नहीं हो तो कन्फर्म है कि डी में मिलना ही है। समझ गए। तो आप अगर ऐसे पढ़िएगा तो आपको 100% हम आपको बताते हैं कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे छूटने वाला नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है। यह देखिए कितना अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है। तो स्थितिज ऊर्जा को, किसको, स्थितिज ऊर्जा को। फिर से देखिए, कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को। अगर आपको ए में मिल गया तो एकदम टैप सवर मार देना है ए, अरे भाई स्थितिज ऊर्जा है, चलिए मार दिए। अगर ए में नहीं मिला तो देख लेते हैं बी में कि बी में क्या है, तो बी में देखेंगे नहीं है, बी में भी तो नहीं है स्थितिज ऊर्जा। चलिए देख लेते हैं सी में, अरे भाई सी में भी तो नहीं है, तो कन्फर्म है कि डी में होगा। कहाँ पे होगा, कन्फर्म होगा डी में हो जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा होगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। वाह, ये तो गजब की क्वेश्चन है भाई। कह रहा है नौरा, है ना, क्या कह रहा है, नौरा अभिकेंद्रीय, क्या कह रहा है, नौरा अभिकेंद्रीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। अरे भाई हमको तो ऐसे, आपको आप ऐसे दिमाग में टेक, अरे भाई हमको तो सर पढ़ाएं कि बिहार के बगल में ही उत्तर प्रदेश है। ओहो, तो आंसर में देख लेंगे, ऑप्शन में देख लेंगे कहाँ पे उत्तर प्रदेश है, बिहार के बगले में भाई। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आप इस माइंड से क्वेश्चन पढ़िएगा। आप इस आंसर भी अगर बनाना है तो क्वेश्चन एक बार पढ़िए, फिर दिमाग में एकदम थोड़ा दिमाग पर प्रेशर डाल के देखिए कि अच्छा सर तो बताए थे ना, कहाँ, बिहार के जस्ट बगल में ही यूपी, मतलब कि उत्तर प्रदेश। तो मार देना ऑप्शन, कहाँ, उत्तर प्रदेश मारना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनिएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। वाह, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ, ध्यान से। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी, तो 40 को 2 से भागा दे दीजिए, कितना, 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, हमको 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। आप आराम से बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिमाग क्वेश्चन, मतलब कोई जोड़ से भी नहीं पढ़ना है, मतलब धीरे से पहले देखिए, अगर जोड़ लगाना हो जहाँ जोड़ लगा के पढ़ेगा तब जाके दिमाग में आपको कंडक्शन करके दम दिमाग में याद हो जाएगा। देखिए करा, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है, तो क्या बताता है भाई, आपको ऑप्शन ढूंढना है 4 गो। तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये जरूर मिलेगा कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्या होता है, वस्तु के साथ प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्या होता है, वस्तु के साथ प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। वही आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है, वही क्या, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है।
तो क्वेश्चन इस तरह से पढ़िए। आप जरूर, हम जिस तरह से आपको बोल रहे हैं उसी प्रकार से आप भी बोल बोल के अगर पढ़िएगा तो आपको दिमाग में 100% है कि याद हो जाएगा। वीडियो को दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको बार बार बोल रहे हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन आप लोग के साथ लाते रहेंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं कि अगर अब कहीं आप वीडियो थोड़ा सा देखें, चलिए फिर आगे यहाँ वीडियो दूसरा उस पर क्लिक कर दीजिए, वैसे याद आपको नहीं होगा, नहीं अच्छा होगा। आपको जब भी कोई चीज़ देखिए, अगर आप वीडियो अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा से देखिए, पूरा अंत तक देखिए, उसके बाद दूसरा टीचर क्या आपको देखिए। ऐसे होता है कि ताकि जो भी हम बता रहे हैं अगले टीचर क्या बता रहे हैं वो अगर एक ही बार पढ़िएगा तो सकरो दिमाग में क्या हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। अगर मेरा बात आप लोग को समझ में अच्छी तरह से अगर आपको आ रहा है तो आप वही टीचर को फॉलो करें। अगर आपको मेरा आवाज़ भी से आपको समझ में नहीं आ रहा तो मत फॉलो न करिए। आइए अगर एक चीज़ बार बार जो अब हम बताएंगे कुछ और कोई और बताएंगे तो ऐसा नहीं होता। कोई भी टीचर को फॉलो करिए तो एकदम आराम से उसी से पढ़िए और उस कमेंट करके ज़रूर पूछिए कि हमको यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ, वहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का क्या कर रहा है क्वेश्चन समझिएगा कि वास्तविक वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है। आपको ऑप्शन में 4 रहेगा यहाँ पे एक ऑप्शन जरूर देखेगा, 4 में एक ऑप्शन जरूर मिलेगा। कौन सा तो समतल दर्पण में। कौन सा, समतल दर्पण में एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा जो कि समतल दर्पण होगा। तो जो समतल दर्पण होगा वही तो मेरा आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसको अगर आपको याद है तो देखिए फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। पुतली की साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, या तो क्या कहलाता है तो क्या बोलेंगे हमें, परितिल्का। क्या बोलेंगे, परितिल्का। अब देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है तो सूर्य को। सूर्य कहीं भी प्रकाश दे सकता है, अगर उनको छांव नहीं होता है तो क्या होता है, सूर्य होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यकता पड़ता है किसको। अगर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु मतलब नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किसका आवश्यकता पड़ता है, यूरेनियम का। किसका, यूरेनियम का। फिर से क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय ऊर्जा में प्राप्त करने के लिए आवश्यकता क्या पड़ता है, यूरेनियम को। किसको, यूरेनियम को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग की होती है। अरे यार समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। अब आपको मिलेगा प्रकाश की तरंग होती है तो कैसा होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। कैसा होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो आपको ये अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। अरे अब यहाँ पे याद ये क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। अरे यार कहाँ, हमको तो बताए नहीं, पढ़े नहीं। लेकिन देखिएगा अगर क्वेश्चन अगर हम जो पढ़ा रहे हैं अगर एक बार ध्यान दीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा। अरे बताए हैं क्या, CaOH2। क्या होगा, CaOH2। यही तो आंसर होगा भाई कि बुझा हुआ चूना को। अगर बुझा हुआ चूना की बात करें CaHO2 क्या, CaOH2 बस याद हो जाएगा। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन बताए हुए आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आपको एकदम बहुत स्लो भी बता रहे हैं तो आप लोग के बहुत अच्छे। तो चलिए अब यहाँ और मेरा कुछ क्वेश्चन है तो उसको भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए देखिए अब क्या कर रहा है, चीनी का रासायनिक सूत्र। देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र, तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा तो हम याद ऐसे करेंगे, C12H22O11, C12H22O11, C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, C12H22O11। तो आप ऐसे याद करिएगा तो आपको याद हो जाए।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज का काम करता है, कौन करता है भाई विद्युत ऊर्जा का काम? क्या करा? विद्युत फ्यूज का काम कौन करता है? तो कौन करता है? यहाँ पे ऑप्शन आपको एक दिया हुआ रहेगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पे काम करता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पे? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। यही तो आपको इसी टाइप से के तो क्वेश्चन आएगा भाई, कितना हार्ड आएगा, आप आराम से बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्म में रख दिया जाए तो क्या बनता है भाई? यहाँ पे फिर से क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली में गर्म में रख दिया जाए तो क्या बनता है? विद्युत चुंबक। क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबक। क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबक। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय को उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो किस में करेंगे? विद्युत मोटर में। किस में? विद्युत मोटर में करेंगे। किस में? विद्युत मोटर में। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? तो यूनिट होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? फिर से क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? तो क्या मार देंगे ऑप्शन में? यूनिट। जहां पे होगा वहां पे तुरंत रंग देना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिभ्रमण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? भाई हमें भी नहीं पता, लेकिन ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन में देखिएगा एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या? बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या? बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, अतिभ्रमण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। बस याद रखना है। क्या याद रखना? बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है? मतलब प्रयोग होता है या तो उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि एक क्वेश्चन देखिएगा, एक म्यू एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक, इसको क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। इसको हम अगर बोलते हैं तो म्यू बोलते हैं, और इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। तो एक म्यू एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻⁶ एंगस्ट्रॉम, है ना? तो ये बात। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी, देखिएगा, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है? अगर देखिए आपको एक बात बता रहे हैं कि अगर बाल्टी की बात करें या तो गिलास में पानी अगर लीजिए, अगर पानी को गिलास से अगर देखिएगा तो लगेगा, कैसा लगेगा? कि कम गहरा है। कैसा आपको दिखाई देगा? या तो कैसा प्रतीक दिखाई देगा? कम गहरा दिखाई देगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन में दिया हो रहेगा, प्रकाश का परिवर्तित होना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होना, प्रकाश का अपवर्तन होना, का नहीं। इस तीनों नहीं होगा तो क्या होगा? एक ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में क्या मानना है? इनमें से कोई नहीं। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि कठोर जल को मृत बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, कठोर जल को मृत बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? Na-CO3। क्या ऑप्शन में क्या मारेंगे? Na2, है ना? Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है मेरा कि कार्बन के दो अपरूपों का क्या कर रहा है? कार्बन के दो अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप का नाम क्या होगा? ध्यान दीजिएगा कि कार्बन के दो अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप का नाम क्या होगा? तो फ्लोरीन कार्बन होगा। क्या होगा? फ्लोरीन कार्बन होगा। क्या होगा? फ्लोरीन कार्बन होगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो
जो पाचन होता है, अगर भोजन पचता है तो किस अभिक्रिया के कारण, तो उपचयन अभिक्रिया के, क्या उपचयन अभिक्रिया, अगर हम भोजन करते हैं तो उसको पाचन होता है कैसे, कौन से अभिक्रिया में, उपाचय अभिक्रिया में, क्या होगा, उपाचय अभिक्रिया में। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है और मेरा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिएगा कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है, तो CO2। क्या, हमारे CO2 बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। कहाँ कह रहा है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है, तो CO2। किसको बोलेंगे हम, CO2 को हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन हम आप लोग को अभी बताएं 40 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन को आप लोग को कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नए कक्षा में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।